थंबनेल देखे तो आपको आइडिया आ ही चुका है कि आज मैं बात किस चीज के बारे में करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं आपके सोशल स्टडीज के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपके सोशल स्टडीज की पढ़ाई कितनी हुई है और क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस करो आपके 10th स्टैंडर्ड में दोस्तों। चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे हमारे सोशल स्टडीज की। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो हमें जो 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, अब इनका जो माहौल होता है ये थोड़े से घबराए हुए रहते हैं क्योंकि इनका बोर्ड एग्जाम पहला होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां क्या कर बैठते हैं। अब उसमें से एक गलती ये होती है कि जहां पर वो क्या करते हैं कि वो सोशल स्टडीज को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान कम देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है उनकी रह जाती है और लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो इन सब्जेक्ट से उनको क्या लगने लगता है। हालांकि अगर मैं बात करूं, अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज जाते हो, चीजों को बहुत सही तरीके से करते हो, आप चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्या कंप्लीट क्या कर सकते हो। अब क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हमें करना है, चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे चीजों के बारे में बात क्या करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को मैं टोटल आपके 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं बात करूंगा ऐसे कौन से सोर्सेस होने चाहिए प्रिपरेशन के लिए जो हमें हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे, हमारे प्रिपरेशन की जर्नी में यूज करनी चाहिए ताकि हमारे सोशल स्टडीज की जो पढ़ाई हम कम से कम टाइम में क्या कर सके। दूसरी चीज, क्या एक सही स्ट्रैटेजी कौन सी होगी जो हमें सोशल स्टडीज के लिए अपनानी चाहिए जिससे हमारा सिलेबस हम बहुत अच्छी तरीके से और हमारे एग्जामिनेशन में हम अच्छा खासा मार्क्स क्या स्कोर कर सके। और तीसरा जो चीज होने वाला, मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करने वाला हूँ कि पेपर हमें प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर हमें किस तरीके से लिखना चाहिए सोशल स्टडीज का। ठीक है, और चौथी चीज जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं बताने वाला हूँ जो आपको वीडियो के आखिर में या फिर वीडियो के बीच में मिल सकती है। हालांकि जो गुड न्यूज है वो एक गुड न्यूज नहीं, मैं आपको 2 गुड न्यूज देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में पछतावा बहुत होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा करेक्ट सोर्स फॉर प्रिपरेशन क्या होना है। ऐसा क्या क्या चीज है जो मुझे यूज करनी चाहिए मेरे प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाफ ईयरली एग्जाम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं वो अपने टर्म एग्जामिनेशन में 10th स्टैंडर्ड के तो 70 to 80% सिलेबस क्या रखते हैं। अब 70 to 80% सिलेबस आपको जल्द से जल्द अगर कवर करना है, कम टाइम में अच्छे तरीके से कवर करना है, तो आप क्या कर सकते हो। आपके पास सबसे पहली चीज है ये वन शॉट वीडियोस। तो वन शॉट वीडियोस देखने कैसे हैं, वन शॉट वीडियोस आपको 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियोस नहीं देखना। आप ऐसे वन शॉट वीडियोस देखो जहां पे आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर 15 मिनट में, 16 मिनट में, 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, जहां आपको एक पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है उन सारी चीजों के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाए। सेम चीज आपको हिस्ट्री के लिए भी करनी है, पॉलिटिकल के लिए भी करनी है और ज्योग्राफी के लिए भी करनी है, जिससे आपको कम टाइम में आप क्या कर सकते हो, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, क्या क्या चीजें जरूरी है उन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर ये वन शॉट कहां से हम करें, तो मेरे वन शॉट की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है जहां पर मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट मैंने कवर करके रखे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाके वहां से क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब सोर्सेस में सबसे बढ़िया सोर्स जो होता है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका टेक्स्ट बुक। तो आप सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं तो सोशल स्टडी में सबसे पहली चीज आप अपने टेक्स्ट बुक पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी उठाते हैं तो आपको देखने ये मिलेगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के टेक्सुअल क्वेश्चंस होते हैं। मैं सिर्फ इन बिटवीन की नहीं बात कर रहा हूँ, टेक्सुअल क्वेश्चंस की बात करो, आपके हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम चीज है, आप ये रेफर कर सकते हो। तो पहली चीज आपको ये रेफर करनी है। दूसरी चीज, ज्योग्राफी के लिए आपको टेक्स्ट बुक भी रेफर करना है, लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ चीजें रहती है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे भी होती है, जो थोड़े क्वेश्चंस आपके कहीं और से भी आते हैं तो कहाँ से आते, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पे आपके बात करने वाला हूँ। अब तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी नवनीत की 21 सेट बुक। अब ये बुक कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 21 आपको कब यूज करना है। सबसे पहली चीज, मैंने सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया था वो मैंने टेक्स्ट बुक को दिया था। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, सबसे पहली चीज आप टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन है उसको कवर कर लो, उसको कंप्लीट कर लो। एक बार जब वो आपके पूरे थरोली हो जाएंगे, आप पूरा एक बार इसको अच्छे से कर लोगे, तभी उसके बाद आपको 21 के लिए क्या जाना है। और ये 21 जो है अभी आप मार्केट में परचेज करने के लिए नहीं मिलेगा। मार्केट में जो अभी 21 आपको मिलेगा, जो पिछले साल की 21 थी, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए आया था, 10th स्टैंडर्ड के एस्पिरेंट्स के लिए आया था, उनकी उनकी 21 आपको क्या अवेलेबल होगी जिसमें 2024 का लिखा रहेगा। अब मार्केट में ये जो 21 होगा ये आपकी दिवाली के बाद आना शुरू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के मंथ में आना शुरू हो जाएगा, जहां पे आपको 2024 के भी जो क्वेश्चंस आए थे वो भी इंक्लूड करके कि आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक अगर आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अगर आपका कोई दोस्त था जो आपका सीनियर है, ठीक है, जिसने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम हाल ही में दी और उसके पास पिछले साल का अगर 21 पड़ा हुआ है, तो आप उससे लेकर
कुछ चीजें हद तक क्या कवर क्या कर सकते हो, और जब नया 21 आएगा तो आप वो क्या ले सकते हो। ठीक है, फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब आता है सॉल्व सैंपल पेपर। और सैंपल पेपर भी आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब सैंपल पेपर क्यों सॉल्व करना चाहिए? सैंपल पेपर इसलिए सॉल्व करना चाहिए जिससे आपको क्या एक आइडिया आ जाएगा, क्लियरेंस आ जाएगा कि भैया एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको उनको क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक आइडिया बैठ जाएगा कि एग्जाम में मुझे क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। और सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये भी एक हैबिट बैठ जाएगी, पर्टिकुलरली मुझे कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम जा रहा है मेरा, और मुझे कितना टाइम देना है। तो उस वजह से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हो, आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। समझ में आ गया? तो सैंपल पेपर्स भी आपको सॉल्व करना है। लेकिन सर मन में मेरे एक ये डाउट है कि ये जो सैंपल पेपर्स मुझे मिलेंगे कहाँ से, सैंपल पेपर सॉल्व कहाँ से करूं? तो उसका भी टेंशन मत लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल का एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा। वहां पे मैं आपके लिए आज जो है 4 क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन पेपर एसएसटी के, मैं आप सैंपल पेपर में आपके लिए अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, जहां वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ सैंपल पेपर ही नहीं, मैं आपको सिर्फ पहले आज तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो होगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको क्या देखने मिल जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एक और सवाल जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया, कि हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स का हमें कॉल आया था जहां पर उनका एक बहुत बड़ा डाउट था कि सर एग्जामिनेशन में जो ब्रीफ होते हैं, उस ब्रीफ को की प्रिपरेशन हम कैसे करें, उसको कवर कैसे करें, उसके आंसर्स कैसे लर्न करें। जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर्स होते हैं या फिर जो पेपर इवेल्युएटर्स होते हैं, वो आंसर कौन से बेसिस पे चेक करते हैं, कौन से बुक रेफर करते हैं। तो देखो मैंने जो चीजें बताई है, मैंने आपको ये चीजें बताई है। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी बोर्ड एग्जाम में आपका जो एग्जामिनर होगा या फिर इवेल्युएटर अगर आपका पेपर चेक करेगा, तो पेपर चेक करने वाला आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ही चेक करने वाला है। टेक्स्ट बुक पे जो कंटेंट लिखे रहेंगे उसके बेसिस पे ही क्या कवर करने वाला है। अब दूसरी चीज ये कि सर टेक्स्ट बुक में हमें सीधे सीधे आंसर्स नहीं मिल पाते, थोड़े बहुत घुमा के मिलते हैं। क्या और कौन सी बुक होगी जो आप रेफर करोगे? देखो ऑलरेडी मैंने बुक रेफर की है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप टारगेट ले सकते हो या फिर नवनीत की डाइजेस्ट आती है तो आप रेफर कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, वो भी बहुत अच्छी है। आप उसको भी क्या कवर कर सकते हो, आंसर्स उसमें से भी क्या रेफर क्या कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट चालू हो जाता है। दूसरा पार्ट क्या है? करेक्ट स्ट्रैटेजी टू इंप्लीमेंट। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मुझे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जो मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में सोशल स्टडीज में 95 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो टेंशन नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज अब मैं बात करूं तो कई बार एक मैसेज आता है हमारे एप्लीकेशन पे कि सर टाइम टेबल बना के दो, स्टडी रूटीन बना के दो, एक शेड्यूल बना के दो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी प्रदीप सर ने आपके लिए टाइम टेबल बताया तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है, मैंने बस एक तरीका बताया है कि ये जो टाइम टेबल आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। और अगर आपको याद होगा तो सर ने हमेशा ये भी कहा है कि आपकी क्या चीजें ये मुझे कैसे पता होगा, आपका टाइम टेबल आपसे अच्छा कोई और नहीं बना सकता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये शेड्यूल फॉलो कर लो, ये रूटीन फॉलो कर लो, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका टाइम टेबल आपसे अच्छा कोई और नहीं बना सकता। और अगर एक टाइम टेबल अगर बनाया जाता है तो वो सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है फॉलो करने के लिए, कि आपकी लाइफ कुछ अलग है, मेरी लाइफ कुछ अलग है, तीसरे स्टूडेंट की लाइफ कुछ अलग होगी, उसका ट्यूशन का टाइम कुछ अलग होगा, आपके स्कूल का टाइम कुछ अलग है, आपकी ट्यूशन का टाइम अलग है। तो एक टाइम टेबल कैसे एक बंदा फॉलो कर सकता है? नहीं फॉलो कर सकता ना। तो इसलिए आप अपनी चीजों को इवैल्यूएट करो, आप कहाँ पे कितना टाइम दे रहे हो, कि स्कूल में आपका कितना टाइम जा रहा है, आपके स्कूल के टाइम क्या है, स्कूल के आवर्स क्या है, ट्यूशन के आवर्स क्या है। ठीक है, अगर आप कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो उसके आवर्स क्या है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना, आपका टाइम टेबल बनाना है दोस्तों। वो टाइम टेबल आपसे अच्छा कोई और नहीं बना सकता, ये चीज ध्यान में रख लेना। सर ने कई बार कही है, ये भी मैं आज क्या कह रहा हूँ। तो दूसरी चीज जो है, अब चैप्टर कवर कैसे करें? चैप्टर कवर करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, मैं ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर्स अगर कुछ बड़े, तो जो थर्ड चैप्टर है मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर ही हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, और एक हमारा लास्ट का जो चैप्टर है 9th चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स है वो कंपेरेटिवली बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। अब आप स्ट्रैटेजी ये अपना सकते हो कि जैसे आप कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आप एक चैप्टर ज्योग्राफी का कर लो,
और एक चैप्टर आप हिस्ट्री का करो, क्योंकि ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वो कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, तो वो आप इजिली क्या कम टाइम में क्या कवर क्या कर सकते हो। लेकिन वहीं जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हिस्ट्री की कंपेरेटिवली चैप्टर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में अगर कर रहे हो तो आप एक चैप्टर छोटा लो और एक चैप्टर आप बड़ा लो, जिससे आप इस तरीके से आप पेयर अप क्या कर सकते हो। हाँ, जिस दिन आप फिजियोग्राफी और ड्रेनेज करो तो उस दिन आप सिर्फ ऑलरेडी ज्योग्राफी का ही एक चैप्टर करो, उसके अलावा कोई चैप्टर मत करो, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है, वो थोड़ा सा लेंथी है। या फिर अगर आपसे 2 चैप्टर नहीं हो रहे तो आप एक टारगेट बना के रखो कि मुझे डेली बेसिस पे एक चैप्टर तो मुझे मेरा कंप्लीट करना ही है। उसकी मैं वन शॉट देख लूंगा, उसके मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, उसके मैं सैंपल पेपर सॉल्व कर लूंगा। तो इससे आपका कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस हो जाएगा वो और भी ज्यादा अच्छे से क्या बूस्ट हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेक्सचुअल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करा। सबसे पहली चीज टेक्सचुअल क्वेश्चंस आप कंप्लीट करा, फिर उसके बाद ही किसी और क्वेश्चन पे जाना, सैंपल पेपर को रेफर करना, उससे पहले किसी भी चीज को मत रेफर करना। और ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो, चीजों को क्लियर कर लो। जो जो चीजें यहाँ पे बताई जाती है टेक्स्ट बुक में है जो, उन्हें पहले बहुत अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है अब चेंज हो चुका है। अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको अंदर के कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअल चीजें क्या गई है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक रेफर करो, फिर उसके बाद 21, या फिर अगर आप रेफरेंस बुक डाइजेस्ट या फिर टारगेट में से कुछ करना चाहते हो आप वो रेफर कर सकते हो। फिर आता है हमारा वीडियो का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेपर प्रेजेंटेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि हम एग्जामिनर को बता सके, भाई देख, मुझे सिर्फ कंटेंट्स के बारे में मालूम नहीं है, मुझे पेपर प्रेजेंट करना भी आता है। एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश रहता है। और आप जितना चीज एग्जामिनर के लिए अपना पेपर इजी कर दोगे चेक करना, वो उतना आपके लिए खुश रहेगा, वो आपका पेपर उतनी ही आसानी और उतना ही लीनियंट वे से करेगा। आप खिचड़ी बना के रखोगे, आप उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख के रखोगे, तो आपकी कोई भी चीज होने वाली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज, लोग क्या करते हैं जनरली, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब वो आंसर्स लिखते हैं तो आंसर्स पैराग्राफ में लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, आंसर्स आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना, आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आपकी बुक की ये मार्जिन है, ठीक है, पेपर की मार्जिन है, तो आप यहाँ पे मार्जिन के इस साइड पॉइंट डालोगे, ठीक है, अपना एक पॉइंट पूरा यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दो आप, दूसरा आपका जो पॉइंटर है वो आप यहाँ पे लिखोगे, फिर वहां पे आप लिखोगे जो भी आपका पॉइंटर, तीसरा रहेगा तो तीसरा आप डालोगे, फिर यहाँ पे कुछ इस कदर आपको चीजें क्या कवर क्या करनी है दोस्तों, समझ में आ गया? भले ही 2 पॉइंट हो, भले ही 3 पॉइंट हो, आपको जो चीजें लिखनी है वो पॉइंट वाइज लिखनी है। सबसे पहली चीज, ये मूल मंत्र है, इसको याद कर लेना। सर, एग्जामिनेशन में हमें कितने मार्क्स के लिए कितना पॉइंट लिखना चाहिए? मैं आपको एक बता दूं कि 1 मार्क्स के लिए हमें 2 पॉइंट लिखना रहता है, 2 मार्क्स के लिए वैसे आप समझो 4 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स के लिए आपको 5 या 6 पॉइंट आपको क्या लिखने रहते हैं। इस तरीके से आपको क्या आंसर्स का लिखने हैं। फिर आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या है, आगे ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, कई बार ज्योग्राफी में पूछा जाता है, ज्योग्राफी में हमें 2 कंट्री दी है। एक हमारा जो कंट्री है उसका नाम क्या है, इंडिया है, ठीक है, और दूसरा जो कंट्री है वो है हमारा ब्राजील है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया और ब्राजील के क्लाइमेट में फर्क क्या है, डिफरेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है। जब कभी भी डिफरेंस बताने के लिए आ गए तो आप क्या करो, ये एक तरह का डिस्टिंग्विश है। तो लोग क्या करते हैं, लोग पहले ऊपर ऐसा इंडिया लिख देंगे। अब इंडिया लिखने के बाद क्या करते हैं, वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर नीचे ब्राजील लिखेंगे, ब्राजील लिखने के बाद उसके क्लाइमेट के पॉइंट लिखेंगे। मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं, बेस्ट तरीका ये कि आप क्या करो, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन फॉलो करो। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है सर? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि जहां पे आप अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे आपके वर्टिकली, और वहां पे एक तरफ आप क्या लिख दोगे, एक तरफ आप इंडिया लिख दोगे और एक तरफ आप क्या लिख दोगे, ब्राजील लिख दोगे। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश लिखना चालू करो, क्या डिफरेंस है एक दूसरे में, किस चीज किन चीजों में वो अलग अलग है, इस तरीके से लिखोगे। और ये आप पेंसिल से ड्रॉ करो, स्केल से ड्रॉ करो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी एक पेपर प्रेजेंटेशन क्या वहां पे जाने वाली है। डन, इतनी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या आता है, मार्जिन बोथ द साइड। अब मार्जिन, अब क्या होता है, अब हम मार्जिन बनाने तो बोल देते हैं हमारे दोस्तों को, लेकिन वो मार्जिन कुछ अलग तरीके का ही बना देता है। मार्जिन जैसे मैं यहाँ पे एक बना दूं, ये मार्जिन, तो क्या करते हैं, इतना मोटा मार्जिन बना देंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने, अब इतना मोटा मार्जिन, अब इतना मोटा मार्जिन नहीं बनाने का, आपको पतला सा मार्जिन बनाना है, जिससे कहीं ना कहीं मार्जिन बनाना भी क्यों वो भी मैं आपको बता दूं।
मार्जिन इसलिए बनाना है क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो आपका रबर बैंड से बांधा जाता है और कई बार पेपर जो होते हैं वो एजेस से फट जाते हैं और अगर आपने एज पे कुछ लिखा रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो आंसर होगा वो भी क्लियरली नहीं दिखाएगा, आपका आंसर भी फट जाएगा और एग्जाम में जब पेपर चेक करेगा तो उसको चीज समझ में नहीं आएगी और भले ही आपने सही लिखा होगा, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा होगा, लेकिन आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मार्जिन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे आपको एक दायरा मिल जाता है कि मुझे कंटेंट वहीं तक लिखना है, उसके आगे मुझे कोई भी कंटेंट लिखना नहीं है। तो इसमें मार्जिन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरी चीज यहाँ पे अगर मैं आप बात करूं तो हाँ, अब आता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जैसे अगर आप रेंट डेस्क कार्ड्स के बारे में लिख रहे हो, आपको पूछा गया कि रेंट डेस्क कार्ड्स के बारे में लिखने के लिए बोला गया, तो आप जैसे उनकी बुक है, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये आप उसको क्या कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। दिस रेंट डेस्क कार्ड वाज अमंग द फॉरमोस्ट कॉलर को अंडरलाइन कर दो। मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको कर दो। जैसे वोल्टेयर के बारे में पूछा गया तो वोल्टेयर वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न स्टफ, तो फाउंडर ऑफ द मॉडर्न स्टफ अंडरलाइन कर दो, क्यों इंपॉर्टेंट ये आप टिक कर दो, ठीक है। माइकल फौकॉल्ट है, माइकल फौकॉल्ट ने क्या आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखा, तो वो बुक का नाम है, उसका अंडरलाइन कर दो, उनके मेथड का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ, तो अंडरलाइन करो, जिससे जो एग्जामिनर है उसकी डायरेक्ट जो रोशनी होगी आंखों की वो उस पर पड़ेगी, जिससे उसको पेपर क्लियर करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने बता दी। अब एक चीज और मैं बता दूं कि कई बार हम आंसर लिखते टाइम हमसे कुछ गलत हो जाता है, हमसे चीजें क्या होती है, हम लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या फिर कुछ होता है, और हम कट कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे ऐसे कट करते हैं। नहीं भाई, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका पेपर बहुत गंदा दिखेगा और आपको कोई पेपर चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट तरीका क्या है, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और नाम लिखते लिखते मेरा नाम के की जगह मैंने सी लिख दिया, तो अब व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यू हैव टू साइकिल डाउन, ठीक है। आपको बस एक लाइन ड्रॉ कर देनी, इसमें भी समझ में आता है कि भैया पेपर क्या हो गया, बंदे ने अब गलत लिखा है इसलिए उसने कट किया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने पूरा पेपर लिखा, पूरा पेपर लिखने के बाद मुझे पता चला पूरा आंसर रंग है, अब जस्ट उसको एक स्ट्राइक कर दो। अब जब एक स्ट्राइक कर दोगे तो वहां पे चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि भाई आंसर बंदे ने गलत लिखा था, इस वजह से आपको चीजें समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक ग्लांस दे दिया कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, क्या तरीका होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आता है गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है सर? गुड न्यूज एक तो मैंने दे दिया बीच में ही कि मैं आपको 4 सैंपल पेपर दे रहा हूँ, वो जो आपको हमारे प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल पे मिलेगा। चीज ये सर की चीज है कि मोस्ट डिमांडेड जो हमारा कोर्स होता है, मोस्ट डिमांडेड जो हमारी बैच होती है, वो लाने की बहुत ज्यादा क्या इच्छा यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी, एक विश आ रही थी लोगों की। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है ही कि आने वाला है हमारा दंगल 2.0, जहाँ पे दंगल करेंगे, जहाँ पे पिछले साल के जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने एक अच्छा खासा क्रैश कोर्स किया था, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी चीजें क्या कवर की थी हमारे कोर्स में जुड़ के, जहाँ पे हमसे उन्होंने 1-to-1 चीजें कंप्लीट की थी, पढ़ा था, सैंपल पेपर्स मिले थे उनको, कलरफुल नोट्स मिले थे, ये सारी चीजें आपको भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल होने वाली है। दंगल बैच लॉन्च होने वाला है, सिर्फ आपके साइंस और मैथ्स के लिए नहीं, आपकी लैंग्वेजेस के लिए भी चीजें आने वाली है। तो एक एक करके सारी चीजें होने वाली है, आप रेडी हो जाओ, आप तैयार हो जाओ, ताकि आपको चीजों का उसका बेनिफिट क्या मिल सके। और ये मिलेगा कहाँ पे सर? ये बैच आपको अवेलेबल होने वाली है, हमारा सेम एप्लीकेशन, इसका नाम है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। कमेंट करके मुझे बता दो कि भैया आपको बैच चाहिए कि नहीं चाहिए, और आज जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो उतनी जल्दी आने की बैच आने की जो तैयारी वो बन जाएगी। और यहाँ पे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के नीचे भी आप जाके एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए कर सकते हो, से कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा, रिव्यू में जाके मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे अंदर मोटिवेशन है और हम आपके लिए जल्द से जल्द कई सारी चीजें क्या लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे ही पूरी वीडियो थी। अब अगली वीडियो कौन सी चाहिए मेरी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए कंटेंट रेडी करके मैं आप तक क्या पहुंचा सकूं। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान से रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।